आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और आप मुझे सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून पर। लगातार हम आपको EIC के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक आपने EIC के बारे में जाना और EIC में स्पेशल एजुकेशन का क्या रोल होता है वो आपने जाना, और आज हम जानेंगे स्पीच थेरेपी के बारे में। फिर हमारे साथ कौन है, वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सर बताइए। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मैं कंसल्टेंट स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के रूप में अर्ली इंटरवेंशन यूनिट सेंटर के अंदर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान में कार्यरत हूँ। जैसे कि आज का हमारा विषय है, जैसे कि मैम ने बताया आपको कि स्पीच थेरेपी के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर, या फिर आप सुनते रहते हैं कि स्पीच थेरेपी की जरूरत कब पड़ती है, या फिर आप सुनते रहते हैं कि स्पीच थेरेपी का क्या रोल है EIC के अंदर। तो आज का जो हमारा मोटिव रहेगा, जो हमारे चाचा का विषय मेन रहेगा, वो हमारा स्पीच थेरेपी रहेगा कि कौन स्पीच थेरेपी दे सकता है और क्यों स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है और कैसे स्पीच थेरेपी प्रोवाइड की जाती है और कैसे वो हेल्पफुल हो सकती है बच्चों के लिए, बच्चों के विकास के लिए या फिर वो डेवलपमेंट एज के लिए। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो स्पीच थेरेपी क्या है, तो आज का हम बात करते हैं। तो स्पीच थेरेपी एक टेक्निक्स है जिस तरीके से हम बच्चों के जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों का विकास होता है, तो उसमें हम हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या होता है कि डिफरेंट बच्चों को प्रॉब्लम्स आ सकती है, या फिर उसको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल पाता, या फिर प्रॉपर उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उस समस्या हो जाती है कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। और एक मेन समस्या ये भी हो सकती है कि बच्चों का, क्योंकि अर्ली एज में उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, अर्ली एज में उनका पहचान नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो समस्या और गंभीर रूप ले लेती है। तो अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि स्पीच थेरेपी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, स्पीच थेरेपी की क्यों ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, तो एक कारण ये भी है इसका, क्योंकि लोग अभी पूर्ण रूप से अवेयर नहीं है कि क्या बच्चे को हमें जन्म के समय पे क्या क्या उनको टेस्ट करवाने चाहिए, क्या क्या उनके नॉर्मल टेस्ट कराने चाहिए, क्या क्या उनका असेसमेंट होना चाहिए, और कोई अगर उनके साइन एंड सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं, कुछ इशारे दिख रहे हैं, तो हमको कहाँ पे जाना चाहिए। या फिर आजकल बहुत सारे आपको सुनने को मिलता है कि जैसे कि सपोज कोई अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, तो हमारे सोसाइटी में थोड़ा ऐसा कल्चर कभी बना हुआ है कि हमारा बच्चा तो लेट से बोला था, है ना, तो अभी थोड़ा टाइम और देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सीखने की जो एज होती है, लर्निंग एज जिसको हम बोलते हैं, वो निकल चुकी होती है। तो जितना बेनिफिट उसको, जितना फायदा उसको मिलना चाहिए था, उतना फायदा वो नहीं मिल पाता है। तो EIC कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को हेल्प करता है सर? EIC का जो मेन मोटिव है वो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, अर्ली इंटरवेंशन यूनिट सेंटर की बात करते हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन तभी हो पाएगा जब हम अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे। तो अर्ली आइडेंटिफाई मतलब जल्दी से शीघ्र पहचान कर करके उसको ट्रीटमेंट देना, उसको रिहेबिलिटेट करना। और इसलिए 0 to 6 ईयर का जो टारगेट ग्रुप है, उसको हम अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की यूनिट के अंदर एक एज ग्रुप के रूप में लेते हैं। और ये 0 to 6 ईयर ही क्यों लेते हैं? 0 to 6 ईयर का मेन मोटिव लेने का यही है क्योंकि उस वक्त की जो एज का क्राइटेरिया होता है, वो जो होता है हमारे ब्रेन का विकास जो होता है वो 90% तक डेवलप हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली बच्चे का उस समय में स्पीच ही डेवलप हो रहा है, उसका बच्चे का शारीरिक विकास भी डेवलप हो रहा होता है, उसका मानसिक विकास भी डेवलप हो रहा होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी डेवलप हो रहा होता है। तो सारा उसका चलना फिरना, बैठना उठना, ये हर एक गतिविधियां जो करता है बच्चा, वो सारा विकास उसका उस एज के अंदर हो रहा होता है। तो अगर उस एज में हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं, जो बच्चे को समस्या है, तो उस एज में ही हम उसको समाधान किया जाए, तो उसका ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। अगर हम 6 साल के बाद वो चीज़ें करेंगे तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हमें समय लगेगा, हमें टेक्निक्स और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बट 0 to 6 ईयर के बच्चों में हमें और बच्चे को समझ में जल्दी आता है। तो वो पेरेंट्स के लिए भी इजी होगा और जो थेरेपिस्ट होते हैं उनके लिए भी इजी होगा और बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जल्दी होगा क्योंकि उसकी वो एज निकल चुकी होती है। तो इसलिए 0 to 6 ईयर को इस एज क्राइटेरिया में लिया गया है। सर लगभग ऐसा देखा गया है कि मतलब लोग बच्चे को क्या होते हैं कि सोसाइटी में होता है वो मान लेते हैं, जैसे आपने पहले भी बोला कि हाँ मेरा बच्चा लेट बोलता है या ऐसा ऐसा है। तो जनरली 21 डिसेबिलिटीज हैं हमारे, तो मतलब वो कौन कौन से डिसेबिलिटीज हैं जिनके साथ आपको स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती ही है? देखिए अभी रिसेंटली की मैं बात करता हूँ कि जैसे कि अभी सबको पता है कि कोविड सिचुएशन थी, अभी काफी 2 साल पेंडेमिक रहा है और कंप्लीट लॉकडाउन भी रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ है कि बच्चों को एक्सप्लोरेशन नहीं मिला है।
जिसकी वजह से क्या हुआ है कि बच्चों के जो पेरेंट्स थे, जो उनके माता पिता थे, उन्होंने क्या किया है, या तो बच्चे को कमरे में बंद करके रख दिया है, उनको मोबाइल दे दिया है, या फिर टीवी ऑन करके दे दिया है। तो उससे क्या हुआ है कि उनका कनेक्शन जो है, वार्तालाप जो है वो टूट गया है कहीं ना कहीं। तो जिसकी वजह से क्या है, वो बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं, बोलना नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक अपने ही अंदर अकेलापन ही फील होकर के वो अकेलापन ही पसंद कर रहे हैं। सर, ये आपने बहुत ही सही बात करी, हमारे लिसनर्स को आपने ये बताया, क्योंकि चाहे हमने अर्ली इंटरवेंशन के बारे में शुरू में बात की, स्पेशल एजुकेशन के सभी थेरेपिस्ट ने हमें यही बताया कि अभी कोविड सिचुएशन है या उसके अलावा ये प्रॉब्लम आ रही है न्यूक्लियर फैमिली की वजह से ही, कि बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिल पा रहा है। उनको पता ही नहीं कि हमें बोलना भी है और हमें सुनना भी है। वो अपना स्क्रीन में टाइम बहुत ज्यादा बिता रहे हैं। पर आपका बच्चा छोटा है तो कोशिश करें कि वो खेले कूदे, बात करे, सोशलाइज हो, ना कि स्क्रीन पे हर समय रहे। तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा। इसीलिए पहले कंबाइंड फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, तो EIC की जरूरत उतनी नहीं पड़ती थी। बट अभी सिचुएशन है कि आपको जरूरत है EIC की। और सर बताएं कुछ कि कैसे मतलब पहचानेंगे, फिर EIC का रुख कैसे करेंगे? बहुत सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के दिमाग में। देखिए, पहले तो अगर आपका बच्चा अगर समय से आपको लग रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, तो आपको पहचानना होगा कि हमारा दूसरे बच्चे भी होते हैं सोसाइटी के अंदर। अगर वो कुछ आपको अलग दिख रहा है, उस तरह से चंचल हो सकता है, या फिर वो हो सकता है शाइनेस दिखा रहा हो, या फिर ज्यादा गुस्सा तोड़फोड़ मचा रहा हो। देखो, बच्चे समटाइम मस्ती करते हैं, ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, वो बच्चा करते हैं। बट अगर उसके बोलने के मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि अगर ब करना बच्चा स्टार्ट कर देता 6 से 8 महीने के अंदर, तो अगर वो आपको लग रहा है कि बच्चा आपका वो 1 साल के बाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या हो सकती है। या तो उसको सुनाई में दिक्कत हो सकती है, या फिर उसको कुछ गले के अंदर ऐसे जो टंग वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें दिक्कत हो सकती है। जो टंग का मूवमेंट, जो हमारा जो जीभ होती है, उसका मूवमेंट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से साउंड नहीं निकल पाते। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसका जो है हमारा सांस लेने की वजह से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम बोल पाते हैं वो हमारा ब्रीदिंग से बोलते हैं, सांस लेने की वजह से बोलते हैं। हम सांस की वजह से ही अपने माउथ के अंदर जो होते हैं वो साउंड्स को बनाते हैं। तो जैसे कि हम अगर बात करते हैं किसी का ओरोमोटर वीकनेस है, तो ओरोमोटर क्या होता है कि जो बात कर रहे होते हैं, जैसे हम साउंड बनाते हैं, साउंड बनाने के साथ साथ जितने भी हमारे जो स्पीच स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारा मुंह हो गया, जिसमें हमारा जीभ हो गई, यूवला हो गया, तो ये सारे जो हमारे लिप्स हो गए, तालू हो गया, ये सारे अगर बच्चे के कटे रहेंगे, फटे रहेंगे, अगर सपोज आपने देखा होगा कि किसी का लिप्स कटा होता है ना, किसी का तालू ऊपर उठा होता है ना, हाई आर्च पैलेट जिसको बोलते हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन किसी को होती है तो पहले उसको, वो तो हमें विजिबल डिसेबिलिटी है, वो विजुअली दिख जाता है कि बच्चे का होंठ कटा हुआ है, या फिर उसका नाक से वो सांस ले रहा है ज़्यादा, या फिर नाक से ही वो सांस लेता है, नाक से ही वो छोड़ता है। तो इसकी वजह से उसके माउथ में एयर ही नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो साउंड ही नहीं बना पाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमको उसकी पहले सर्जरी की तरफ उसको लेके जाना होता है, कि पहले वो हमको उसकी सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। ENT डॉक्टर्स को हम रिकमेंड करते हैं सर्जरी डिपार्टमेंट में। तो सर्जरी डिपार्टमेंट में वो उसका जो पैलेट होता है या लिप्स होता है, उसको सर्जरी से बिल्कुल ट्रीट करके सही करते हैं। उसके बाद जब सही हो जाता है, फिर उसको हम थेरेपी की नीड पड़ती है, क्योंकि उस बच्चे का जो दौरान होता है, वो एज जो है वो निकल चुकी होती है। तो एज जब निकल गई है तो बच्चे को नहीं पता है कि कैसे मूवमेंट करना है, कैसे टंग को उठाना है, कहाँ पे रखना है, क्या रखना है, वो नहीं पता है। और उसको ये भी नहीं पता है कि कैसे साउंड बनाना है। तो हमको क्या करना है, उसको सिखाना पड़ता है। उसकी जो सपोज ब्लोइंग अगर नहीं है, उसका अगर सांस लेने की एक्सरसाइज नहीं है, तो उसको सांस लेने वाली एक्सरसाइज सिखानी होगी उसको हमको। और फिर उसको सिखाना होगा कि कैसे हमको सांस से फिर वो अपनी आवाज बनानी है, कि सांस को पहले हमें होल्ड भी करना है, फिर उसको आवाज बनानी है, और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, हमें कहाँ पे टच करना है, तब जाकर के वो साउंड बनता है। तो पहले अगर मैं बात करूं, अगर मैं डेवलपमेंट की एज की बात करता हूं, तो हमारा जो फर्स्ट स्टार्ट होता है, कि अगर साउंड की बात करता हूं, मैं स्पीच की बात करता हूं, तो सबसे पहले जो हमारा जो बच्चे का होता है वो बेबी क्राई करता है ना। बच्चा जैसे जन्म लेता है तो वो हम क्वेश्चन भी करते हैं कि बर्थ क्राई प्रेजेंट है कि नहीं है। उसका एक रीजन ये भी है कि बर्थ क्राई से क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का। देखियो, एक रीजन तो ये भी होता है कि बच्चा रोता क्यों है। समटाइम एक तो वो अपने जो मेन कैपेसिटी होती है, सपोज अपने जो ब्रीथ लेने की, उसके लंग्स एक्सपैंड करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा पेन होता है, इसलिए वो रोता है बच्चा उस समय। बट क्या होता है कि वो इन्वायरमेंटल साउंड भी सुनना शुरू कर देता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर बर्थ, जन्म के समय में। बट अगर कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा सुनाई में दिक्कत है जन्म के समय से, वो रोएगा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लंग्स एक्सपेंड्स की वजह से भी बच्चा रो रहा होता है, क्योंकि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी मदर की साथ वो सांस ले रहा होता है।
पर वो जब जैसे ही वो जन्म लेता है तो उसके बाद वो खुद से अपनी सांस से लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे रोना आता है या फिर वो रोता है बच्चा। किसी बच्चे का डिले हो सकता है, किसी बच्चे का इमीडिएट हो सकता है। तो इसलिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। तो लैंग्वेज का विकास कैसे होता है, तो अगर उसकी सुनाई बिल्कुल नॉर्मल है तो उसका जो प्रॉपर जो डेवलपमेंट होगा 0 से 6 महीने के या 8 महीने के बच्चे के अंदर वो ब करना, जिसको हम बैबलिंग बोलते हैं, वो करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। और करीब करीब 1 से 1.5 साल के बच्चे के अंदर में वो 1 से 2 वर्ड बोलना स्टार्ट कर देता है, मम्मी पापा। और समटाइम क्या होता है कि एक चीज़ मैंने देखी है, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हमारा बच्चा सपोज स्टार्टिंग फेज में अगर 3 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, तो ऐसा सुनने को आता है कि बच्चा मतलब सपोज वो तुतला करके बोल रहा है ना, वो क तो बोलता है या फिर फ क म बोलता है, इस तरीके से साउंड निकालता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसकी भी हमें पहचान करना ज़रूरी है, क्योंकि वो नॉर्मल एज डेवलपमेंट होती है। क्योंकि हमारे जो भाषा का जो विकास होता है वो 0 से 6 साल के अंदर में होता है। सारे शब्दों का जो विकास होता है, सारे अक्षर का जो विकास होता है वो 0 से 6 साल के अंदर में होता है। तो जब तक उसके अक्षर की हमारी डेवलपमेंट एज ही नहीं है तब तक उसको हम डेफिशिएंसी या फिर प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसकी डेवलपमेंट एज है ही नहीं। तो वो कैसे बोलेगा? तो उसको समय लगेगा बोलने में, या फिर हम उसको एक्सप्लोर करा सकते हैं, अपने उनके माता पिता को गाइड कर सकते हैं कि आप इन्वायरमेंट का, इन साउंड्स का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, इन वर्ड्स का ज़्यादा प्रयोग कीजिए, तो तब जा करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि वो उस समय वो नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल फ्लुएंसी, जिसको नॉर्मल एरर्स हर बच्चा करता है। मैंने भी किए हैं, आपने भी किए, जिसने भी बोलना सीखा है वो एक इस फेज से निकल के आया है, तभी वो सही कर पाता है चीज़ों को। तो पहले हम गलतियां करते हैं, फिर गलती से सीखते हैं। पर अगर वही चीज़ें 6 साल के बाद भी उसको देखने को मिल रही हैं तो इसका मतलब वो नॉर्मल नहीं है। वो या तो फिर मिस आर्टिकुलेशन में चला जाता है, जिसको हम प्रॉपर आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, इसका मतलब वो प्रॉपर उच्चारण नहीं कर पा रहा है शब्दों का, है ना, जिसकी वजह से वो कबूतर को तबूतर बोल रहा है या फिर तरबूज को करबूज बोल रहा है। तो वो एक मिसप्लेस कर रहा है साउंड को, जिसकी वजह से उसका जो है उच्चारण गलत हो रहा है। उच्चारण गलत होने की वजह से उसका सामने वाले को क्या है, वो गलत मैसेज जा रहा है। तो इसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है, उसकी वजह से उसका पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है, उसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ गिल्ट फील करता है बात करने में। तो बहुत सारी चीज़ें उसको इफेक्ट करती है कि वो दूसरों से बात करना पसंद नहीं करता, अपने दोस्त नहीं बनाता। और फिर क्या करता है कि समटाइम क्या होता है कि जब जैसे बच्चे मजाक बनाते हैं उनका, तो सोसाइटी भी कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है, और उनकी आइडेंटिफाई कर देते हैं। ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर देते हैं कि वो देखा है शिवांश कैसा है, तो शिवांश को देखो, या फिर देखा है ना कि नेहा कैसी है, नेहा को देखो, वो ऐसे वो क थो फ बोलती है। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन लोग बना लेते हैं इसकी। तो जबकि ऐसा नहीं करना है, हमको उनकी डिसेबिलिटी के बारे में समझना होगा, उनको जानना होगा। वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल बच्चे हैं, उनको भी पूरा अधिकार है इस समाज में रहने का, अपनी चीज़ों को बदलने का, अपनी बात को रखने का, और उनको भी इसका एजुकेशन सिस्टम का जो फ़ायदा होना चाहिए, जो उनको एजुकेशन लेना है उनको। तो इसलिए मैं माता पिता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा इस बारे में कि अपने बच्चे का आप खुद से ही ध्यान रख सकते हैं, और जैसे आपके बच्चे हैं ऐसे ही दूसरों के बच्चे भी होते हैं। तो इसलिए मैं सबसे माता पिता से अनुरोध करता हूँ कि आप इस विषय में ज़रूर सोचिएगा। किसी और के बच्चे को टारगेट करने से पहले खुद के बच्चे के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा बोलेगा तो आपको कैसा फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर एक और चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करें सोसाइटी में, या हम ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि माँ बाप के लिए एक बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि एक्सेप्ट करना कि उनके बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है। और फिर भी इसके अलावा भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, कुछ डिसेबिलिटीज़ ऐसी हैं जो इंसान आसानी से कंसीडर कर लेता है, मतलब माँ बाप को बहुत कन्विंस करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया या विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, मतलब जल्दी एक्सेप्टेंस आ जाती है उनके अंदर। बट जैसे स्पीच थेरेपी है, स्पीच थेरेपी में मतलब बहुत ही कम अवेयरनेस है कि वो कभी कंसीडर भी करेंगे कि उनका बच्चा डिसेबल है, क्योंकि बहुत वक्त लग जाता है उनको समझने में कि अच्छा ये किसी तरीके की प्रॉब्लम भी है। उनको लगता है वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, ऐसा मतलब स्पीच थेरेपी को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये भी किसी डिसेबिलिटी में आती है, और अगर नहीं आती है तो उसका दायरा क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर किसी बच्चे को बोलने में दिक्कत आ रही है तो वो डिसेबल है, या ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो दूर की जा सकती है विद द एक्सपर्ट, विद द मेडिकल ट्रीटमेंट और एनीथिंग एल्स।
तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे कि सपोज अगर आपको किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है कि आपका बच्चा दूसरों से बच्चा अलग हो रहा है या फिर वो लेट से बोल रहा है, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि पेरेंट्स भी ऐसे देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि सपोज अरे वो उनके नानी का लड़का तो देखो ना, वो तो 2 साल के बाद बोलना शुरू किया था या 3 साल के बाद बोलना शुरू किया था, ऐसा सुना होगा आपने भी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि क्योंकि उसकी सिचुएशन अलग हो सकती है और आपके बच्चे की सिचुएशन अलग हो सकती है, तो इसलिए कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे का विकास में कहीं बाधा आ रही है, आपका बच्चा बोलने में दिक्कत हो रहा है, या फिर आपके नॉर्मल बच्चे से दूसरा अगर बड़ा बच्चा आपके पास है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं बोल पा रहा है, उसके जैसा विकास हुआ 2 साल की एज में उसका नहीं हो रहा है विकास, तो आपको अपने जो थेरेपिस्ट हैं, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं आजकल हर जगह अवेलेबल हैं, आप उनको दिखाना चाहिए। और अगर आप नहीं दिखा सकते तो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स को आप दिखा सकते हैं, वो आपको सही सलाह दे सकते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। और फिर जब आप प्रॉपर एक प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी और हम बच्चे को क्या समझ रहे थे। कि हो सकता है बच्चे को वो सुनाई में दिक्कत हो, वो सिवियरिटी ज़्यादा हो, एक कान में समस्या हो, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हमें फील भी नहीं होता है कि जो अगर सुनने में दिक्कत है किसी को, वो एक कान से रिस्पॉन्ड करता है तो हमें पता भी नहीं चलेगा, है ना, पता नहीं चलेगा कि बच्चे को समस्या भी हो रही है। पर क्या होता है कि वो दाहिने साइड से अगर वो सुनाई नहीं दे रहा है तो दाहिने साइड से वो कभी कभी रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो माता पिता को क्या लग रहा है कि बच्चा हमारा सुनता नहीं है, या फिर वो इधर से बोलता है सारी बात सुन लेता है। तो जब हम टेस्ट करके देखते हैं तो पता चलता है कि एक कान से वो सुन ही नहीं रहा है। जब एक कान से वो नहीं सुन रहा है तो उसका भाषा का विकास लेट हो रहा है। सर कुछ बेसिक टिप्स है जिससे मतलब इतने महीने तक अगर उनका बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो वो खुद से चेक करें और उसके बाद उनको पता चले कि नहीं हमें ईआईसी की तरफ जाना चाहिए, चेक कराना चाहिए या टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बोला कि एक कान से सुनता है दूसरे कान से नहीं सुनता है, तो कभी कभी माँ बाप ऑब्जर्व तो करते हैं बट वो टाल देते हैं, उनको लगता है कि नहीं हो जाएगा, हो सकता है मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। तो कुछ बेसिक टेस्ट होंगे जो माँ बाप घर पर ही करके ईआईसी की तरफ आ सकते हैं, मतलब उनको कोई कंफ्यूजन ना हो कि जाए नहीं जाए, ऐसा है लोग क्या सोचेंगे, इन सब चीजों से निकल कर वो श्योर हो जाए कि भैया ठीक है हमें जाना ही है ईआईसी। देखिए, अगर आपको कभी भी इस चीज़ का डाउट होता है कि आपके मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे को मुझे देखना है कि मुझे बच्चे को प्रॉब्लम है या नहीं है, सुनने की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप उसको किसी जब वो प्ले का टाइम होता है उस टाइम पे उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो प्ले में कैसा रिस्पॉन्स देता है ना, प्ले में कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। सपोज आपका बच्चा अगर 1.5 साल का है, उसको आपको देखना है तो उसको आप एक्टिविटीज दीजिए और उसको पीछे से कमांड दीजिए, राइट साइड से दीजिए, लेफ्ट साइड से कुछ भी आप वर्बल कमांड दीजिए या फिर कुछ नॉक कीजिए, तो वो उस पर रिएक्ट करता है या नहीं करता है। सडनली कोई साउंड कीजिए इमिटेट या फिर दूसरे कमरे में जाके उसको आवाज लगाइए तो वो क्या रिस्पॉन्स करता है। तो ये बेसिक टिप्स हो सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर असेसमेंट तो हम डायग्नोस्टिक टूल से ही कर पाते हैं, ये इनफॉर्मल असेसमेंट हम कर सकते हैं। इससे आपको सिर्फ ये चलेगा पता कि बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है। अगर बच्चे को किसी को माइल्ड हियरिंग लॉस होता है, अगर माइल्ड हियरिंग लॉस किसी को होता है एक कान के अंदर, तब भी बच्चा रिस्पॉन्स कर लेता है, क्योंकि ऊंची आवाज बच्चा सुन लेता है, 40 डेसिबल से ऊपर की आवाज बच्चा सुन लेता है। तो कभी कभी हम जोर से बात करते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे की आवाज नॉर्मल है, पर जब हम चेक करते हैं मशीनों के अंदर टेस्ट करते हैं तो बच्चे को चलता है पता बच्चे को माइल्ड हियरिंग लॉस है। तो इसलिए अगर कभी भी आपको डाउट रहता है कि फिर भी अगर आपको अपने से लग रहा है कि ओके है, बट फिर भी आप फाइनल कराने के लिए एक बार टेस्ट के लिए जरूर जाइए। अगर आपके पास डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर्स के पास जाइए। अगर जो भी कंसर्न है आपको अपने सारे कंसर्न बताइए उनको। और आपके नज़दीक में देहरादून में ईआईसी सेंटर स्टार्ट हो गया है, तो आप ईआईसी सेंटर में लेके आ सकते हैं। आपको प्रॉपर असेसमेंट और गाइडेंस को दिया जाएगा यहाँ पे, आप कहाँ जा सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इनके लिए। या फिर जैसे कि आपने अगर इसे हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात कही, अगर किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है तो हमारी जो यूनिट है, इंस्टीट्यूट के अंदर एडिप डिपार्टमेंट है। एडिप डिपार्टमेंट ने अभी एक स्कीम्स रन की है जो काफी टाइम से चली भी आ रही है। सो जैसे कोक्लियर इम्प्लांट, जैसे कोक्लियर इम्प्लांट एक डिवाइस होती है जो सर्जरी के द्वारा कान के अंदर लगाई जाती है, बट वो उन्हीं बच्चों को लगाई जाती है कि जो 0 से 4 साल के बच्चे होते हैं। अगर उसकी 4 साल के बाद पता चलेगा तो वो बच्चों के लिए उस एज में नहीं होगा। और वो बेनिफिट होता है उन बच्चों के लिए जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉस्ट होती है 7 से 8 लाख रुपए एक कान के लिए, तो इतना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा, अगर किसी बच्चे को है तो वो यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ताकि हम उनका प्रॉपर गाइडेंस करके प्रॉपर सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वो फाइनेंशियली भी उनको इतना बर्डन ना पड़े। और यहाँ पे उसको हम एडिप के अंडर में, जैसे कि हमारे अभी 4-5 बच्चे हमने कोक्लियर इम्प्लांट के कराए हैं, तो वो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत फायदा उनको मिला है, तो उनको फाइनेंशियली भी एफर्ट कम हुआ है और उनके बच्चा भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो जिससे जाकर के उसके बच्चे की लाइफ अच्छी और हैप्पी हो सकती है।
बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात करी। अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में किसी को भी लगता है कि किसी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके साथ भी शेयर करें। और एक बार सर बच्चे को पता चल गया कि हियरिंग डिसऑर्डर है या फिर उसको स्पीच में कोई प्रॉब्लम है, तो देन उसके बाद क्या प्रोसेस है? जैसे लोग घबराते हैं कि मतलब क्या होता है कि बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, एक तो बच्चे को संभालना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, ऊपर से अगर कोई दिक्कत हो गई तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आजकल का जो शेड्यूल है वो कितना हेक्टिक है। तो मतलब क्या प्रोसेस, उनको ऐसा तो नहीं लगेगा कि अरे हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं? मतलब जितना मैंने EIC को देखा है, बहुत ही कलरफुल एटमॉस्फेयर है, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। तो मतलब कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को, ताकि उनको लगे कि नहीं, एक प्ले स्कूल जैसा है जहां हमारा बच्चा जाएगा, खेलेगा और सीखेगा, और उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो बहुत बेहतर होगा। देखिए, अभी हमको समझना होगा कि अगर हम बच्चे को अगर बात करते हैं, थेरेपी के लिए बात करते हैं, स्पीच थेरेपी की बात करते हैं, तो हम इसमें 2 प्रोसेस से थेरेपी देते हैं। क्योंकि एक एडल्ट की थेरेपी होती है, एक बच्चों की थेरेपी होती है। बच्चों को हम एकदम से सेपरेटली बैठा करके कुछ कमांड नहीं दे सकते, तो उसके लिए हमको टॉयज का इस्तेमाल करना होगा, प्ले इस्तेमाल करना होगा, और डिफरेंट टेक्निक्स हमको यूज़ करनी होगी, राइम्स स्टार्ट करनी होगी, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करनी होगी, तब जा करके वो हमारा रैपो फॉर्म करके हमारे साथ वो बिल्ड करेगा। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम उसे सीधा टारगेट सिखाएंगे कि A फॉर एप्पल बोलो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो हमको भी अपने बच्चे के साथ उस लेवल पे आके बात करनी पड़ेगी जिस लेवल पे बच्चा अभी है। ऐसा नहीं है कि हमारा लेवल ये हो या ज़्यादा हाई हो और बच्चे का लेवल बहुत डाउन है, तो वो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो इसलिए हमें बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने चीज़ों को सेट करना है। जैसे क्योंकि उसकी वो प्ले वाली एज है, अगर प्ले वाली एज में हम उसको बड़ा टास्क दे देंगे कि ये टास्क करो, वो टास्क करो, तो वो नहीं करेगा। तो इसलिए हमको बच्चे को प्ले के माध्यम से ही सिखाना है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले और इनडायरेक्टली वो कुछ लर्न भी करे। तो इसलिए हमारा प्ले के मीडियम से ही, जैसा EIC की बात करते हैं, EIC जो हमारा रन हो रहा है वो प्ले के मीडियम से ही बच्चे को हम लर्निंग या फिर कुछ भी चीज़ सिखाते हैं, वो प्ले के मीडियम से सिखाते हैं, ताकि वो बच्चे को सिर्फ एक प्ले खेल ना लगे और खेल खेल में वो चीज़ें डेवलप हो रही हैं चीज़ें। तो इसलिए बच्चे को हम फिर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं या फिर रिवॉर्ड्स देते हैं, डिफरेंट रिवॉर्ड्स दे सकते हैं जो उसको पसंद करता है। तो जब ऐसे हम टेक्निक्स से अप्लाई करते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत हैप्पी होते हैं बच्चे, वो इंटरेस्ट दिखाते हैं करने में। और बहुत सारे, जैसे कि सपोज किसी को हम केस हिस्ट्री के समय में बच्चों को हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि बच्चे को क्या चीज़ें पसंद हैं, तो कि हम उस चीज़ को जो बच्चों की पसंद होती है उसको रिवार्ड्स में हम यूज़ कर सकें, और जो डिसलाइक होता है तो उसको हम सेशन में ना लेकर के आए चीज़ों को, ताकि वो गुस्सा हो जाए या फिर वो एग्रीनेस दिखा दे ज़्यादा। तो इसलिए हम सारी हिस्ट्री के दौरान ही सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं कि ताकि बच्चे के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम प्रॉपर एक सेशन शेड्यूल करके वो हम सेशन दे सकें। तो इसलिए बच्चों का थेरेपी में और बड़ों की थेरेपी में थोड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि बड़े को हम बैठा सकते हैं आराम से सिटिंग पे, चेयर पे, पर बच्चों को बैठाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बच्चे को जब तक टॉयज नहीं मिलेगा, खेल नहीं मिलेगा, तब तक वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। दूसरी ये है कि हमको पेरेंट्स का भी सपोर्ट लेना होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही सबसे बड़े एक जो मेन योद्धा होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं। किसी ने कहा भी है कि मदर अगर फर्स्ट टीचर होती है किसी बच्चे की, तो ये हकीकत है, ये सच बात है, क्योंकि मदर ही सबसे ज़्यादा जानती है अपने बच्चे को और सबसे क्लोज भी बच्चे की मदर रहती है। तो हमारा जो मेन मोटिव है EIC का, वो पेरेंट्स को एम्पावर करना भी है, और क्योंकि अपने बच्चे के बारे में, वो अपने बच्चे की डिसेबिलिटी के बारे में उसको अवेयर करना है कि बच्चे को ऐसे नहीं कराना है तो ऐसे कराना है। तो हमारा मेन गाइडेंस है कि बच्चे को सिखाना है और बच्चे के पेरेंट्स को बताना है कि कैसे उसको डील करना है। क्योंकि हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है वो आधा 1 घंटे रहता है, उसके बाद 23 आवर वो पेरेंट्स के पास रहता है। तो हमको क्या होगा, पेरेंट्स को सिखाना होगा, पेरेंट्स को ट्रेन करना होगा कि कैसे वो डेली एक्टिविटीज़ में उसको डील कर सकते हैं, कैसे वो उसको डेली एक्टिविटीज़ में सिखा सकते हैं। क्योंकि स्पीच थेरेपी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेशन में, आधे घंटे में सेशन में बैठ के सीख गया। हमें स्पीच की ज़रूरत 24 घंटे पड़ती है। जब हम सोते हैं उस समय नहीं, उसके अलावा हमें हर समय स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। हमें बोलना होता है, हमें कुछ ना कुछ बात करनी होती है, स्पीच या फिर कम्युनिकेशन हमें बात करनी होती है। तो कम्युनिकेशन के लिए हमको हर एक चीज़ सिखाना होता है। अगर हम कुछ भी कर रहे होते हैं, बेसिक घर के एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसको खाना खिला रहे होते हैं, तो खाना खिलाते समय हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं कि ये दाल है, ये राइस है, ये स्पून है, ये प्लेट है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे की वोकेबलरी भी इंक्रीज हो जाएगी और उसका बच्चे का रिसेप्शन, ऑब्जेक्ट रिसेप्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा, तो जिससे कि बच्चा वो बाद में फ्यूचर में वो उसको यूज करने वाला बन जाएगा। सर EIC का क्या ज़रूरत के बारे में अभी अवेयरनेस कम है, तो मतलब आप लोगों के लिए 2 टास्क होता होगा मेजर, जैसा मैं सोचती हूँ। जैसे कि पहली होती होगी कि उनको बुलाना EIC तक कि आपके बच्चे को EIC की ज़रूरत है, या जो बच्चा आपका प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके लिए EIC भी है।
मदद के लिए, ये बात बताना, और प्लस आने के बाद कंटिन्यूटी कितना मेंटेन रखते हैं पेरेंट्स। होता नहीं है कि हम बहुत सारी चीजों के लिए जाते तो हैं, फिर हम इंटरेस्ट लूज कर देते हैं या हमें बहुत प्रॉब्लम लगती है, फिर हम छोड़ देते हैं। तो आपने इन कुछ सालों में कितना देखा कि पेरेंट्स मतलब मैक्सिमम 60% पेरेंट्स है कि नहीं, उनको लगता है कि नहीं मुझे बहुत फायदा कर रहा है और मैं लास्ट तक लूंगा, या ऐसे भी कुछ हैं जो ड्रॉप कर जाते हैं, या आपको क्या वजह समझ में आती है अगर ड्रॉप करते हैं तो? देखिए, अभी जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ सेंटर की ईआईसी, जब से ईआईसी रन हुआ है तो स्टार्टिंग इनॉग्रेशन होने से पहले मैं ईआईसी में भी हूँ यहाँ पे देहरादून में। सो अभी जो मैंने देखा है, मेरे समय से जो पेरेंट्स सबसे पहले जो आ रहे हैं पेरेंट्स, वो काफ़ी पेरेंट्स अभी भी आ रहे हैं। तो इट मीन्स वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंसर्न है अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे की डिसेबिलिटी को लेकर के, क्योंकि एक तो बच्चा कम से कम फैमिली, क्योंकि बच्चे को एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता ऐसा। और दूसरी चीज़ ये है कि ईआईसी में एक ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट हमने दिया है, जैसे कि सपोज बहुत ही ब्यूटीफुल, आप विजिट किया होगा डेफिनेटली, तो बहुत ही ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट हमने दिया है। तो हर एक चीज़ें अवेलेबल है एक रूफ के अंदर। तो जो बच्चे मल्टीपल डिसेबिलिटी केस होते हैं, सपोज कोई सेरेब्रल पाल्सी का केस होता है, तो उसको फिजियोथेरेपी के लिए भी बच्चे को जाना पड़ता है, या फिर हमें स्पीच थेरेपी के लिए जाना पड़ता है बच्चे को लेकर के, या फिर उसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारी थेरेपी हो जाती है बच्चे के ऊपर, तो इसलिए बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ में नहीं आता उनको कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा मेन मोटिव यही है कि हमारा एक एक्टिविटी से मल्टीपल टास्क गेन हो जाएंगे। सपोज एक एक्टिविटी से हमारा, सपोज बॉल कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, तो बॉल से उसका ग्रेस्पिंग भी हम इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे फिजियोथेरेपी या फिर ओटी वाला पार्ट जो आ जाता है, ऑक्यूपेशन थेरेपी वाला पार्ट आ जाता है। और अगर मैं बॉल में वो बॉल डाल देता हूँ वर्ड्स, तो वो हमारे स्पीच वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो पेरेंट्स के लिए एक्टिविटी एक ही रहेगी और बच्चे के लिए भी एक्टिविटी एक ही रहेगी, क्योंकि अगर हम चाहें तो अगर एक बच्चे को बैठा करके एक दिन में सारी चीज सिखा सकते हैं, पर क्या होता है कि बच्चे का ब्रेन कितना वर्क कर रहा है, कितना एक्टिवली वर्क कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें। तो इसलिए बच्चे को धीरे धीरे जब हम टेक्निक सिखाते हैं, चीजें बताते हैं, तो वो चीजें इंप्रूव करती हैं चीजें। सर इतनी सारी आपने जानकारी दी, कुछ अलग जैसे कि एक आम लोगों की क्वेरी, क्योंकि ज्यादा आप जानते हैं, ज्यादा लोग आपसे मिलने आते हैं, तो वो एक जनरल क्वेरी जो पेरेंट्स की होती ही होती हैं कि भाई अगर ईआईसी जाना है तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ कांटेक्ट करने हैं, हजार चीजें होती हैं, या मतलब जाएं या नहीं जाएं, मतलब कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत दिन तो इसी में गुजर जाता है। और जबकि इस केस में समय का बहुत अहम रोल है कि जैसे 4 साल के पहले आपने बोला कि बच्चे का कॉगुलर इम्प्लांट हो जाएगा, बिल्कुल। तो मतलब समय एक इम्पोर्टेंट फीचर जो है वो अदा कर रहा है इसमें। तो कहाँ कांटेक्ट करना है, वो सारी चीजें हमारे लिसनर्स को प्लीज बताइए। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि एनआईवीएच की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। एनआईवीएच की वेबसाइट पे हमारा पूरा ईआईसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है, सेंटर के बारे में फोटोज भी अपलोडेड हैं, और हमारा फेसबुक पेज भी ईआईसी के नाम से बनाया गया, इंस्टाग्राम भी ईआईसी के नाम से बनाया गया, जिसकी डेली की पोस्ट अपलोड होती है, फोटोज अपलोड होती है, एक्टिविटीज हम जो करते हैं ग्रुप एक्टिविटीज वो भी अपलोड की जाती हैं। तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ईआईसी के पेज में हमने अपना रोस्टर, एक जो पैम्पलेट है वो भी अपलोड किया है, जिसमें आपको ईआईसी का हेल्पलाइन नंबर आपको मिलेगा। मैं भी आपको बता सकता हूँ हेल्पलाइन नंबर, जिसके जरिए से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये वर्किंग टाइम में ही आपको ऑन मिलेगा नंबर, जिस पे आप बात कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को, अपना अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर सकते हैं। आने से पहले बताएंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अदरवाइज क्या होता है कि सारे थेरेपिस्ट थोड़ा बिजी रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बट अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के आएंगे तो सब अवेयर रहेंगे कि आप आने वाले हैं, तो हम भी ताकि आगे फर्दर प्लानिंग कर सके आपके लिए। तो बेसिक जो चीजें होती हैं, अभी हमने एक नई भी चीज सोची है कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करें, जैसे कि आप गूगल फॉर्म करके होता है कि वो आपने फिल कर सके। बट क्या होता है कि उसमें सम पेरेंट्स क्या होता है कि वो गाँव से होते हैं, विलेज से होते हैं, उनके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है, प्रॉपर मोबाइल फोन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो अपनी डिटेल्स मेंशन नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें वो चीजें थोड़ा लैक हो रही है कहीं ना कहीं। बट इसके लिए हमको कुछ और सोच रहे हैं। जैसे सबसे ज्यादा सर कॉलिंग प्रेफरेंस करते हैं पेरेंट्स, या व्हाट्सएप करते हैं, तो कोई नंबर हो जो आप बता दें। हाँ, मोबाइल नंबर एक नोट कर सकते हैं आप, 941201056597। ये हमारा ऑफिस का वर्किंग नंबर है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, 9412056597। ये हमारा ईआईसी का ऑफिस का नंबर है, जो आप जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप कभी भी मंडे टू फ्राइडे आप कॉल कर सकते हैं इस पे, और आपको जरूर ये कॉल अटेंड की जाएगी, और आपका जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपका कंसर्न होगा, उसको लिया जाएगा और उसको आपको बताया जाएगा, जो भी आपकी क्वेरीज होगी। अभी हम 0 से 7 ईयर्स के बच्चों को कैटर कर रहे हैं, क्योंकि 0 to 6 ईयर है, तो 0 to 7 ईयर्स ही ले रहे हैं अभी बच्चों को हम। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी बच्चा आपका कहीं भी आसपास कभी कोई डिसेबल्ड है या फिर कोई समस्या से जूझ रहा है, तो आप उनको ये इन्फॉर्मेशन जरूर दे
सकते हैं कि ये नंबर जरूर बता सकते हैं ताकि वो हम तक पहुंच सके, क्योंकि उनका पहुंचना अनिवार्य है हमारे तक और तभी उनकी हम हेल्प कर पाएंगे। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आप तक हमारी आवाज पहुंच सके। EIC यहाँ पे ओपन हुआ है तो आपको यहाँ पे इसके EIC का बेनिफिट फायदा मिल सके। बट फिर भी क्या है कि इस मीडियम से आपको हो सकता है जल्दी हमारी आवाज पहुंच जाए, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सर, कोई मैसेज जो आप पेरेंट्स के लिए देना चाहते हैं कि मतलब इस चीज का ख्याल उनको रखना ही चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हैं जो इन सब प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो एक समस्या मुझे जो बहुत कॉमन लगी और बहुत विशेष भी मैं बताना चाहूंगा जिसके बारे में, ये है कि जैसे कि सपोज आजकल मॉडर्न जमाना है तो एवरीथिंग इज वर्किंग, है ना। जैसे कि सपोज दोनों पेरेंट्स भी वर्किंग हो सकते हैं, है ना। तो वर्किंग रहना गलत नहीं है, बट मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चे को वो क्वालिटी टाइम जरूर स्पेंड करे बच्चे के साथ जो बच्चे को नीड है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को एवरी टाइम वो मोबाइल के ऊपर या फिर हमेशा ट्यूशन के ऊपर, स्टडीज के ऊपर ऐसा फोकस रखे। अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम दे ताकि वो भी अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम्स को आपको शेयर कर सके, अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सके, या फिर उसकी जो मन में क्या चल रहा है वो आपको पता चल सके। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अपने जो क्वालिटी टाइम है वो अपने बच्चे को देना जरूर समझे। थैंक यू सर, इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी और आई होप कि वो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो माँ बाप हैं, उनको बिल्कुल उनको मदद करेगी। अभी के लिए धन्यवाद। आगे EIC की और भी बहुत सारी जानकारियां लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। यदि आपका बच्चा बोलने, चलने या पढ़ने में कर रहा है परेशान, तो घबराइए नहीं, अब उसका भी है समाधान। जी हाँ, अपने 6 साल तक के बच्चों को निकट के अर्ली इंटरवेंशन सेंटर अर्थात शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पर लाएं और इस समस्या का समाधान पाएं।